अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जितने भी नए नाजरीन हैं उन सबको मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं 2024 में मॉस्को आया हूँ ओपन डोर स्कॉलरशिप में। मेरा जो चैनल है इस पे मैं रशिया के हवाले से वीडियोस डिटेल में बनाता हूँ, स्कॉलरशिप्स के हवाले से। और अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस में आना चाहते हैं तब भी, मतलब रशिया के बारे में मैं ओवरऑल डिटेल वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप रशिया आना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे या सेल्फ फाइनेंस में, तो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएं। इंस्टा में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा ए टू जी, डॉक्यूमेंट से लेकर टेस्ट कैसे पास करना है, सब कुछ। और अगले साल आप इंशाल्लाह रशिया में होंगे और रशिया में आने के बाद आप यहाँ से फिर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने अपनी वीज़ा जर्नी को शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो आज मैं वहाँ से आगे का सफ़र आपको बताऊँगा। क्योंकि इससे ये होगा कि आप लोगों, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों के जिनके वीज़ा नंबर आए हैं वो इस स्टेप से गुजरेंगे तो उनको एक एक्सपीरियंस होगा। तो वो लोग हो सकता है मुझसे कुछ ना कुछ सीख लें, जो मैंने गलतियाँ की उनसे आप लोग अवॉइड करें। तो वीडियो जस्ट बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इससे थोड़ी सी गाइड ज़रूर लेंगे। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जब वीज़ा मिला था, जो मेरी पुरानी वीज़ा जर्नी है उस वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जब हमें वीज़ा मिल गया तो वीज़ा मिलने के बाद का सफ़र मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ, माजरत। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिनके वीज़ा नंबर अभी तक नहीं आए कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता सकता हूँ। आप लोग वेट करें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वेट हो गया है तो आप मिनिस्ट्री को मेल करें कि काइंडली मेरा वीज़ा नंबर क्यों नहीं आ रहा। या अगर आपका फर्स्ट स्टेज में अटका हुआ है तब भी आप मिनिस्ट्री को मेल करें। अब आप ओपन डोर्स को मेल ना करें, क्योंकि ओपन डोर्स का काम नहीं है, अब मिनिस्ट्री का काम है। उनकी आपका जो वीज़ा नंबर देने तक का जो रास्ता है वो मिनिस्ट्री के हाथ में। तो मिनिस्ट्री की जो ईमेल एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा, उधर मेल करें और उनके रिस्पॉन्स का वेट करें। बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो इस बार दोबारा अगस्त या सितंबर में ओपन डोर्स दोबारा ओपन होगी, तो आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह लाजमी 100% आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ वीज़ा। देखिए, वीज़ा, एक दोस्त ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि जब हमें वीज़ा मिलता है तो कैसे पता चलता है। तो जब आप वीज़ा, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि जब आप वीज़ा फ़ाइल करने जाते हैं एम्बेसी, तो वो आपसे पूछता है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो वो उसी वक्त आपका वीज़ा लगवा के देगा, पता है। पिछले साल तो ये था कि अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो उसी वक्त आपका वीज़ा लगा के दे देता था। लेकिन इस साल हो सकता है एक दिन बाद आपको वीज़ा मिल जाए क्योंकि रश ज़्यादा है, या हो सकता है उसी दिन आपको मिल जाए, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अगर आप नॉर्मल वीज़ा उसको कहेंगे कि नहीं मुझे नॉर्मल वीज़ा चाहिए, तो फिर वो आपको कहेगा कि इतनी फ़ीस पे कर दो और इस डेट को आ जाओ, वीज़ा आपका मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि वो आपसे फ़्लाइट का पूछ लेता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर ये कहते हैं कि मेरी फ़्लाइट फ़लाँ दिन को है तो काइंडली मुझे वीज़ा उससे पहले चाहिए। तो फिर वो इस हिसाब से आप बता सकते हैं ना उसे कि मुझे इस डेट तक वीज़ा चाहिए। लेकिन आप अर्जेंट भी बनवा सकते हैं, अगर आप अर्जेंट बनवाएंगे तो फिर आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अच्छा, ये हो गया। अब जब मुझे वीज़ा मिल गया, वीज़ा मेरे पासपोर्ट मेरे हाथ में आया जिसमें रशिया का वीज़ा लगा हुआ था 3 महीने का। शुरू में जब आपका वीज़ा लगता है वो 3 मंथ का लगता है, ठीक है। वो फिर आप जब यहाँ आएंगे तो फिर उसको एक्सटेंड करवाना होता है। तो अब मुझे वीज़ा मिल गया था और मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने बनवाई थी वीज़ा लगने से पहले। इसकी ज़रूरत मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पेश आई, कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई ट्रैवल इंश्योरेंस की। मेरे पास अभी भी यहाँ मौजूद है, एज इट इज़ यहीं पर पड़ी हुई है, मैं अपने साथ रख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ इसकी ज़रूरत पेश आएगी। ये मैंने बनवाई थी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड से। तो इसकी ज़रूरत तो खैर पेश नहीं आई, फिर भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वीक का बनवाएं, उससे ज़्यादा का ना बनवाएं। अच्छा, तो अब बारी थी हमारी, भाई शॉपिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी। तो शॉपिंग भी मैं इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें रशिया से लानी है। उसके बाद हमने करवाई थी फ़्लाइट। तो जितने हमें
पता था वो थी 2 फ़्लाइट्स जो पाकिस्तान से जाती थी मॉस्को। एक तो थी भाई फ़्लाई दुबई और दूसरी एमिरेट्स वालों की थी। जो एमिरेट्स वालों की थी वो थोड़ी महंगी थी, फ़्लाई दुबई वाली उससे सस्ती थी। तो हमने जी सेक्टर में करवाई थी, G6 था, पता नहीं कहाँ थी उनकी ऑफ़िस। वहाँ से फ़्लाई दुबई की टिकट करवा दी, जो कि हमें पड़ी 1 लाख 1,23,000 PKR, ठीक है। तो इतने की टिकट थी। उसके बाद टिकट आपको वो ईमेल भी कर देंगे, PDF भी दे देंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे और जीमेल सब कुछ कर देंगे। अच्छा, वो जो टिकट होती है उसमें आपने ख़्याल रखना है कि क्योंकि पाकिस्तान से जब आप मॉस्को आते तो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। पाकिस्तान से फिर आपने दुबई में आना है, दुबई से फिर मॉस्को आना है। तो आपने उनको एयरपोर्ट बताना होता है कौन से एयरपोर्ट पर आपने उतरना है। तो बेहतर है आप सब VKO एयरपोर्ट पर आएँ, क्योंकि उसमें हमने भी यही सुना था कि VKO एयरपोर्ट पर आना है, ईज़ी होता है, और हमारे लिए तो बिल्कुल ईज़ी था। तो आपकी मर्ज़ी है, खैर जिस एयरपोर्ट पर भी आते हैं। तो उसके बाद टिकट में आपकी दोनों फ़्लाइट्स की सीट नंबर और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, टिकट मिल गई। उसके बाद हमें टिकट मिल गई, फिर हमने करवानी थी करेंसी एक्सचेंज। मैं हम का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा दोस्त साथ थे, हम दोनों सारा प्रोसेस सेम कर रहे थे। तो करेंसी चेंज करवाने के मामले में हमने बहुत ही अक्लमंदी से काम लिया। हुआ यूँ कि कुछ दोस्त हमसे पहले गए थे मॉस्को, तो उन्होंने कोई राजा बाज़ार या सदर वगैरह से कोई नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज से करवाई थी, तो उनको काफ़ी सस्ती रेट्स पे एक्सचेंज हुआ था। लेकिन हमने करवाई चेंज स्टॉक एक्सचेंज इस्लामाबाद से। वहाँ पर अच्छी रेट मिली हमें, अच्छे रेट पे कन्वर्ट हुई करेंसीज। और हमने अपने साथ, अगर मैं अपनी अमाउंट बताऊँ तो मैंने अपने साथ 2 लाख PKR को कन्वर्ट करवाया था डॉलर में, तो मैंने इतने डॉलर अपने साथ रखे थे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद भाई जिस दिन टिकट थी और फ्लाइट थी, उस दिन सुबह सुबह उठे, तो मैं G8 में रहता था। G8 से मैंने टैक्सी की। मेरे घर वाले तो खैर उधर रहते थे स्कर्दू में। तो G8 में मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे और मेरा भाई था। वो सी ऑफ करने मुझे आए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर एक अलग ही खुशी होती है जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर से गुज़र कर जाते हैं। तो खैर एयरपोर्ट पर भी हमने सुना था कि पाकिस्तान के जो FIA वाले हैं वो काफ़ी तंग करते हैं, मतलब चेकिंग वगैरह, कहाँ जा रहे हो, ये वो ना, ये काफ़ी गड़बड़ दिमाग में चल रहा था। तो हमने एहतियातन क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स के एक सेट प्रिंट करवा के अपने साथ रखा था, क्योंकि अगर वो पूछते तो हम उन्हें डायरेक्टली दे देंगे। तो जब हम एयरपोर्ट पर गए तो FIA वालों ने, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो नस्वार करता था, तो उसने अपने साथ नस्वार लाने को कहा था। तो नस्वार वगैरह हम लाए थे, साथ साथ सिगरेट भी था, कैप्स्टन सिगरेट। तो FIA वालों ने शायद स्कैनिंग मशीन में देख लिया उनको। हाँ, लेकिन इससे पहले एक आपको बता दूं, जब सीट रिज़र्वेशन होती है तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको विंडो सीट चाहिए। आप उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कर देंगे तो विंडो सीट भी आपको दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब FIA वालों ने हमें कहा भाई ये कहाँ ले जा रहे हो। फिर हमने कहा रशिया जा रही है, वो सारी डिटेल्स बताई। तो वो तंग करने लग गए ना हमें, क्यों जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये वो सवालात ज़्यादा करने लगे। तो मेरा एक कज़न होता है, वो FIA में ही होता है। तो मैंने उसको पहले भी बताया था, इन केस अगर कोई मसला होता है तो आप अपने जो जिस दिन टीम होगी ड्यूटी पे उनको बता दीजिएगा। तो शायद उसने बता दिया था। तो जब मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने कहा अच्छा आप उनके कज़न हो, चले आप चले कहा। तो भाई पाकिस्तान का निज़ाम है, आप लोगों को पता है, जुगाड़ तो चलाना पड़ता है। तो खैर हम वहाँ से निकले। फ़्लाइट बिल्कुल, एयरपोर्ट के अंदर आप कुछ भी नहीं ख़रीद सकते, ख़रीद तो सकते मतलब बहुत महंगी है, ठीक है। जो सिगरेट बाहर 200 की डब्बी मिलती थी, वो एयरपोर्ट के अंदर 600-700 की मिलती थी। तो वो डबल ट्रिपल प्राइजेज़ है। तो कोशिश करें सारी चीज़ें बाहर से ले लें। अच्छा, फिर पाकिस्तान से जो हमने फ़्लाइट ली, फ़्लाई दुबई की, हम सीधा पहुँचे दुबई। दुबई पहुंचने के बाद हमारा जो ब्रेक था, स्टे था, वो 2 घंटे का था। वो टिकट पर मेंशन होता है। तो हम 2 घंटे दुबई के एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 में थे हम, वहीं आसपास घूमते रहे, ठीक है। वहाँ फिर ये होता है, देखिए जब आप, मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि कुछ करेंसीज आप
पीकेआर तो आपने बिल्कुल रखना नहीं है, पीकेआर का काम अब ख़त्म है। डॉलर आप रखते हैं ना, तो डॉलर से कोशिश करें दुबई में थोड़ी बहुत कन्वर्ट करवा दें रूबल से, अगर हो जाते तो। हमने तो नहीं करवाया था क्योंकि दुबई में वहाँ पर काफ़ी हर करेंसी एक्सचेंज हो जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था दुबई एयरपोर्ट पर। हमने थोड़ा खाना पीना किया, उसके बाद 2 घंटे के बाद सीधा हम बैठे जहाज़ पर। और अब भाई हमारे माइंड में था कि पहली दफ़ा रशिया जाने, सारे जो फ़्लाइट में लोग थे वो सारे रशियंस थे। तो अजीब सी ज़बान बोल रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत हेलो हाय समझ में आता था। तो भाई किस्मत भी ऐसी ख़राब थी, साथ में एक बूढ़ी आंटी बैठी थी जिसको मसला था ज़ोर से बात करने से। तो मेरा दोस्त उस आंटी के बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था, वो बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी। तो जब हम दोनों आपस में बात करते थे तो वो पता नहीं रशियन में क्या क्या कह रही थी हमें। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो हमने उसको कहा कि आप मेरी सीट पर आ जाए, हम दोनों साथ बैठते हैं। तो खैर दुबई से फिर हम पहुँचे वीकेओ एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर उतरे, तो एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल वालों का ज़ाहिर है अलग सी लाइन बनती है, वहाँ पर कोई नहीं था, हम दो ही थे, नहीं कोई और किसी मुल्क का था, सिर्फ हम दो थे पाकिस्तान के। तो हम दोनों वहाँ पर गए, उन्होंने सबसे पहले हमसे पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया। उसके बाद हमें कहा वहाँ पर बैठ जाओ। 5 मिनट हम बैठे थे, सिर्फ 5 मिनट, इतने में पासपोर्ट हमें दिया, साथ में इमिग्रेशन कार्ड, और सिंपली हमें कहा कि आप जा सकते हैं। तो बस वहीं, कुछ भी हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा, हमसे इवन ये भी नहीं पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कहाँ है ये, कुछ भी नहीं। सिंपली हमें 5 मिनट बिठाया, पासपोर्ट ले गए थे, और बाद में वापसी पे हमें इमिग्रेशन कार्ड दिया और बोला आप जा सकते हो। तो हम जो ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो हमारे दोस्त आए हुए थे जो पहले मॉस्को पहुँचे थे। तो सुबह का वक्त था। अच्छी बात ये थी कि इनका जो मेट्रो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर आप थोड़ा भी माइंड यूज़ करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने मेट्रो कैसे यूज़ करना है जब आप पहली दफ़ा आएंगे, और आप कैसे मेट्रो के थ्रू सीधा अपने हॉस्टल में आ सकते हैं सस्ते रेट्स पर। वरना अगर आप टैक्सी करते तो वो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हमारे दोस्त क्योंकि पहले आए थे तो उनको सब कुछ पता था, तो सीधा हम मेट्रो से मॉस्को सिटी के अंदर इंटर हो गए। यहाँ से आगे का सफ़र भी मैं बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने फ़र्स्ट 2 वीक्स के बारे में ज़िक्र किया है। तो अगर आपने यहाँ से आगे का सफ़र देखना है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, अगर कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।